एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी आपल्यासोबत आहेत। सर, औरंगाबाद में आप आए हैं, महाराष्ट्र में कल रिजल्ट आया शिवसेना के बारे में, आपने रिजल्ट का सुना ही होगा। शिंदे को शिवसेना दी गई है, उद्धव ठाकरे के हाथ में अब शिवसेना का कमान नहीं रह चुका है। ये सब बंडखोरी आपने देखी थी, क्या आपका राय है? जो लिमिटेड मेरे को जो लीगल नॉलेज है उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ये ऑनरेबल स्पीकर साहब ने जो फैसला लिया है उन्होंने तो 10 शेड्यूल को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। संविधान में जब 10 शेड्यूल है तो फिर ऐसा दिख रहा है कि वो तो 10 शेड्यूल को भूल ही गए। बड़ा ही स्ट्रेंज फैसला उन्होंने लिया है। लेकिन आपका बयान शिवसेना को सहानुभूति दर्शाता है, सिंपैथी। नहीं, देखिए, हम दोनों शिवसेना के खिलाफ थे, है और रहेंगे। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों भी सेकुलरिज्म को नहीं मानने वाले हैं। और जब खुद दोनों ये खड़े होकर कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, मगर आप एक लीगल क्वेश्चन के ऊपर पूछ रहे, स्पीकर के, जो स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया उसके ऊपर बोल रहा हूँ। उनको कोई कभी नहीं हो सकता, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया उसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी फूट पड़ गई है, तो आपको उनका भी रिजल्ट जो है इसी तरीके से आने की शक्यता बताई जा रही है। इसी तरीके से बिहार में हमारे 4 एमएलए को तोड़ा गया, उसका किसी को तकलीफ नहीं है। कौन तोड़ा उसको? यही लोगों ने तोड़ा ना। तो जब यहाँ पर तोड़ना गलत है तो वहां पर तोड़ना भी गलत है ना। आप करेंगे तो सही, वो करेंगे तो गलत, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दूसरा मुद्दा जो चल रहा है राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है 22 जनवरी को, तो सब लोगों को इनविटेशन चला गया है, आपको भी इनविटेशन आया हुआ है क्या राय है आपकी उसके ऊपर? नहीं, हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि वो जगह मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला वो जगह मस्जिद ही रहेगी। ये मेरा बिलीफ है। हम शुरू से कह रहे थे कि जब जीबी पंत मुख्यमंत्री थे उस वक्त रात में बगैर मुस्लिम पक्ष को धोखा दिए, मुस्लिम पक्ष को धोखा देकर उसमें घुसकर मूर्तियां रखी गई। और जीबी पंत सरकार का ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी थी कि वो उसको निकालकर मुसलमानों को नमाज पढ़ने देते। बजाय उसके उस वक्त जो कलेक्टर थे नायर साहब, उन्होंने मस्जिद को बंद कर दिया, पूजा पाठ शुरू की, और वही नायर साहब जनसंघ से एमपी भी बने। फिर आप 1970s में 60-70 देखें, कांग्रेस का एक ऑफिस था दिल्ली में, उस पर एक कांग्रेस से दूसरे गुट ने कब्जा कर लिया था। तो 145 सीआरपीसी इस्तेमाल करके पोजीशन ले लिए। तो वो 145 सीआरपीसी जब इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? फिर मुस्लिम पक्ष को बगैर सुने राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और 26 पेज का ऑर्डर दिया गया जब कंप्यूटर भी नहीं था। और जज साहब ऑर्डर देकर ये बोले कि मेरे को ऊपर से इशारा मिला, अपनी किताब में लिखे, और इशारा क्या था कि मेरे कोर्ट की दीवार पर मैंने काले बंदर को बैठते देखा। और बूटा सिंह उसका शिलान्यास कर दिए। फिर बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया, कोई दोषी करार नहीं दिया गया। आज फडणवीस बोलते हैं कि मैं था, तो फडणवीस को ये शिवसेना के तमाम दोनों गुटों को इतना बहादुर मर्द बनते तो कोर्ट में जाके बोलना था हम तोड़े। क्यों रोके? क्यों डर गए वो लोग? भाई जब आपको इतना अपने आइडियोलॉजी से इतना मतलब था, कोर्ट में जाके बोलते हमने तोड़ा उसको। तुम नहीं तो अब आप बोल रहे मेरा दिन का जिंदगी का बड़ा अच्छा दिन था। एक डिप्टी सीएम है, पहले सीएम रह चुके हैं, तुमने बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने ओथ लिया और तुम प्रोवोक और इंसाइट करने की बात करते। उसमें उस जजमेंट के खिलाफ मोदी सरकार ने अपील नहीं की। टाइटल डिस्प्यूट का जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। एएसआई की रिपोर्ट को उन्होंने नकार दिया। बिलीफ की बुनियाद पर फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए हमने कहा था, जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब वो फैसले के बाद कई और चीजें खुल गई हैं। तो ये इसका क्रोनोलॉजी ये है। इसीलिए मुख्यमंत्री बोलते हैं कि वो दरगाह को मैं ख़त्म कर दूंगा, जो 200 साल पुरानी दरगाह है। क्यों बोल रहे? क्योंकि वो टाइटल सूट का जजमेंट आया, आने के बाद इन लोगों को लगा कि बिलीफ के ऊपर हम सब चीज़ कर सकते। तो ये हो रहा है।
दूसरा मुद्दा महाराष्ट्र में बड़े जोर से चल रहा है, वो है मराठा आरक्षण का। जरंगे पाटिल उस आरक्षण के लिए 20 तारीख को जो है ना, वो मुंबई जाकर के करोड़ों लोग साथ में ले जाकर के मुंबई जाम करने की वो घोषणा कर चुके हैं। कैसा देखते हैं इस भूमिका को? उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो उनका इख्तियार है। पर हम ये बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिम आरक्षण भी दो ना। वो तो हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया उसको, एजुकेशन में अपहेल्ड किया, एम्प्लॉयमेंट में बोला कि वो 50% के ऊपर है। हम यहाँ पर जो मुसलमानों जो बैकवर्ड कास्ट हैं, जिनको महमूद रहमान कमेटी ने आइडेंटिफाई किया, उनको दे दो आप, उनको दो आप। प्रोटेस्ट करने का राइट सबको है। अब ये सरकार क्या करेगी? अब ये सरकार बीजेपी की, शिंदे की सरकार क्या करेगी? देगी नहीं देगी? और नहीं देगी तो फिर ये 26 तारीख की क्या टाइम दिया वो? 20 तारीख का टाइम। हाँ, 20 तारीख के बाद क्या करेंगे? ये चलकर मुंबई तक जाएंगे और पूरी मुंबई में हम भाई ये तो बताना पड़ेगा ना। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप अगर वो बैकवर्ड क्राइटेरिया माने जो टेस्ट है बैकवर्डनेस का, रीजनेबल टेस्ट में क्वालिफाई कर दे दो आप। मगर मुसलमान को तो क्वालिफाई हो चुके हैं, हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है, आप दे दो। उसको क्यों रोक रहे आप? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास क्या है? ड्रामा है क्या खाली? एजुकेशन, सोशल बैकवर्डनेस महाराष्ट्र के बैकवर्ड क्लासेस मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है। अब वो दे दो उनको आप। लेकिन पीछे जो है मुस्लिम आरक्षण के लिए आपके ही नेतृत्व में इम्तियाज जलील ने संभाजीनगर से लेकर के मुंबई तक एक बहुत तारीखी एजिटेशन इम्तियाज जलील साहब ने शुरू किया था। तो आगे कुछ उसने किया। यहाँ से रैली लेकर गई थी औरंगाबाद से मुंबई को, एक तारीखी। उसके बाद एमआईएम मुस्लिम आरक्षण हम बराबर उस पर बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, इम्तियाज साहब बोल रहे, जनता बोल रही। ये एक देखिए, ये एक जस्टिस अगर आपको करने का है तो जस्टिस किससे करेंगे आप? जो हर एतबार से पीछे है। कितने आपके एमएलएज है भाई महाराष्ट्र की विधानसभा में? कितने आपके एमपी हैं? कितना गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट में है? कितने जॉइंट सेक्रेटरी हैं? कितने आईपीएस ऑफिसर हैं? कितने एमआरओ, कितने तहसीलदार ऑफिस हैं? कितने किराए के घर में रहते हैं? कितने ज़मीन किसके पास कितनी है? ये सब महमूद रहमान कमेटी में आ चुका है। और ये देने से कतराते क्यों है भाई? देने से कतराते क्यों? दीजिए प्लीज़ आप। भाई महाराष्ट्र स्ट्रांग होगा ना, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये सेकंड बड़ा प्रदेश है। महाराष्ट्र अगर मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा तो देश मजबूत होगा, महाराष्ट्र मजबूत होगा। यहाँ इतने नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको जस्टिस मिलेगा। तो और मोदी सरकार से मैं इम्तियाज साहब शुरू से पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, आप हमारे स्पीच आके देख लो, 50% रिजर्वेशन लिमिट को ब्रीच करो आप क्यों नहीं करते मोदी सरकार? भाई आप एक मोदी है तो मुमकिन है ऐसा मार लेते, टार्जन की तरह ऐसा यूं मारते। तो भाई आप 50% ब्रीच कर दो ना, 50% ब्रीच कर दो। देश में 80% आबादी बैकवर्ड क्लासेस की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज की है। इन सब को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। जिस देश में अपर कास्ट को आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दे दिए, भाई जो 50% है उन्होंने 28% में खेल लेना, और जो 10% 20% मिल रहा उनको, ये क्या है? ये असल बीजेपी का हिंदुत्व है। लोकसभा इलेक्शन है सामने, 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। किस तरह से आप इस चुनाव लड़ने वाले हैं? संभाजीनगर की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, अच्छा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की आवाम ने जो कैंडिडेट को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, और यहाँ की जनता को ये लगता है कि भाई हमारा एमपी है। हर समुदाय बोलता है कि हमारा एमपी है ये। इसने पार्लियामेंट में इतने मुद्दे उठाए, इतनी जनता की बातें की। आप देखिए कि वो कौन सा स्कैम हुआ था, फाइनेंशियल स्कैम क्या था वो? हाँ, कौन उठाया? वो सत्ता में रहने वाले भूल गए। इम्तियाज साहब जाकर उनका हाथ पकड़े, उनके आंसू पहुँचे। तो हमको अच्छा पोजीशन है। हमको यकीन है कि ना सिर्फ यहाँ से बल्कि हम महाराष्ट्र में और भी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, कामयाब होंगे हम। दूसरा जो अपने इसमें मुद्दा उठाया कि इम्तियाज साहब को सब समाज के लोग लाइक कर रहे हैं,
तो ये जो मॉडल एमआईएम का इम्तियाज़ साहब ने संभाजी नगर में डेवलप किया है, क्या एमआईएम ये मॉडल सब तरफ यूज़ करेगी? देखिए, ये मॉडल हर जगह चल रहा है ना। ये मॉडल मैं भी हूँ, ये मॉडल इम्तियाज़ साहब भी है, ये मॉडल ही है। और हमारा मॉडल जो है वो अप टू डेट है। दूसरों का मॉडल बहुत पुराना है, 1925 का मॉडल है आरएसएस का। हमारा मॉडर्न मॉडल है और ये मॉडल बहुत अच्छा है। और इम्तियाज़ साहब का मॉडल भी अच्छा है, वो खुद एक मॉडल की तरह है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई किसी को नाराज नहीं हो जाएगा। लेकिन एमआईएम अब सब समाज को साथ लेने की शुरू से हमारी कोशिश ये है, शुरू से ये है। लेकिन पिछली बार जब इम्तियाज जलील की जीत हो गई थी तब आपके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी थी, इस बार नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बाड़ा साहब की इज्जत करता था, आज भी करता हूँ और कल भी करता रहूँगा। और हमेशा हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। क्या फिर से उनको गुहार लगाएंगे आप? नहीं भाई, आप इतने बड़े आदमी का नाम लिए हैं तो मैं उनको ऐसा ही बोल सकता हूँ ना। बाला साहब जो है वंचित बहुजन आघाड़ी इंडिया आघाड़ी में जाने की कोशिश कर रही है, पीछे इम्तियाज साहब भी बता वो उन्हें जवाब देंगे, मैंने जवाब नहीं। लेकिन सवाल आपके लिए है कि इम्तियाज साहब पीछे बोले कि हमें भी इंडिया आघाड़ी में ले लो, तो उनकी तरफ से आपको कुछ इस तरीके का प्रस्ताव है या आपकी तरफ से कोई कोशिश? पूछिए उन लोगों को क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे को तो नहीं मालूम। यस सर। तर हे होते असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपल्या प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत। कॅमेरामन हर्षल सोबत दत्ता कानवटे, TV9 मराठी, छत्रपती संभाजीनगर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।